जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने राजस्थान के इतिहास से की है और इसमें हम आज गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का एक परिचय। समय, काल और प्रभाव। देखो, गुर्जर प्रतिहार राजवंश 6वीं से 12वीं शताब्दी तक अपने उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक रहा है। इसे भारत की ढाल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लगभग 2 शताब्दियों तक उत्तर पश्चिम से आने वाले जो अरब और तुर्क आक्रमण थे उनको सफलतापूर्वक रोका, जिसके कारण इन्हें भारत की ढाल कहा गया। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल, और माना जाता है कि ये प्रारंभ में सामंत या द्वारपाल के रूप में रहे और बाद में स्वतंत्र शासक बने। प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। इस वंश का पहला स्पष्ट लेखीय उल्लेख चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और इनका प्रमुख क्षेत्र, सबसे मुख्य क्षेत्र उनका गुजरात था। राजस्थान और गुजरात की जो सीमा है बीच में, वो वाला भाग गुर्जराता क्षेत्र कहलाता है और इन्हीं के नाम पर ये प्रतिहारों से गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे बाद में, जो बाद में अवंतिका और कन्नौज तक भी विस्तृत रहा था इनका क्षेत्र। उत्पत्ति और साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें हम तो नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करहाड़ अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर संबोधित किया गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इन्हें पंच द्रविड़ों में शामिल किया गया है। और विदेशी विवरण की बात की जाए तो अरब जो यात्री थे वे इन्हें जुर्ज कहते थे, जुर्ज या अलगुर्जर कहते थे। और चीनी यात्री हेनसांग ने इन्हें कुलेचो कहा है, जिसका अर्थ भी गुर्जर होता है। और पौराणिक संबंध की बात करें तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का अवतार बताया गया, क्योंकि राम के प्रतिहार यानी जो लक्ष्मण जी थे वो राम के एक प्रतिहार थे, यानी कि इनकी सेवा में उपस्थित रहते थे हमेशा, इसीलिए ये प्रतिहार कहलाए थे, क्योंकि ये स्वयं इनको लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। अब मूल निवास स्थान है उनके संबंध में मत है अलग अलग जनों का। ज़्यादातर विद्वान इनका मूल निवास अवंती को मानते हैं, अवंती यानी कि उज्जैन। और कुछ अन्य स्रोत और विद्वानों के अनुसार इनका मूल निवास स्थान गुजरात ही था, जो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात दोनों का हिस्सा है। और एच सीरे के अनुसार इनका मूल स्थान मंडोर था, जो जोधपुर में स्थित है। और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र में उज्जैन के प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। प्रतिहारों की प्रमुख शाखाएं और उनके संस्थापक दे रखा है, जैसे मोहनोत नैनसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। इनमें से कुछ प्रमुख शाखाएं और उनके संस्थापक हैं जो इस टेबल में दिए हुए हैं, इन्हें आप याद कर लेना। जैसे कि हरिश्चंद्र नाम का एक सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार शासक था, जो कि प्रतिहारों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहलाता है, या प्रतिहार वंश का संस्थापक कहलाता है। तो सबसे पहली राजधानी थी इन्होंने बनाई थी मंडोर में। मंडोर में एक प्राचीर बनाई इन्होंने चारों ओर, और इनके 4 पुत्र थे हरिश्चंद्र के, और हरिश्चंद्र को रोहिलिद्दी की उपाधि प्राप्त थी। उसके बाद राग नागभट्ट प्रथम आए थे, जिन्होंने फिर जालोर या भीनमाल जो है वहाँ पर राजधानी बनाई थी। फिर उन्होंने उज्जैन भी बनाई, मेड़ता भी बनाई और कन्नौज भी राजधानी बनाई। उसके बाद मंथन देव थे, जिन्होंने राजगढ़ अपनी राजधानी बनाई, और दत्त थे जिन्होंने भरूच में अपनी राजधानी बनाई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो जानकारी मिलती है हमें प्रतिहारों के बारे में, इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है। इस वंश के बारे में जानकारी जोधपुर शिलालेख और 836 ईस्वी के घटियाला शिलालेख, जो कि कक्कुक द्वारा लिखवाया गया था, उन दोनों शिलालेखों से प्राप्त होती है। इस प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, जिसे रोहिलिद्दी की उपाधि भी प्राप्त थी। हरिश्चंद्र को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। और घटियाला अभिलेख के अनुसार उनकी 2 पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मण पत्नी और दूसरी क्षत्रिय पत्नी। क्षत्रिय पत्नी का नाम था भद्रा। ब्राह्मण रानी से उत्पन्न संतानें ब्राह्मण प्रतिहार कहलाई, जबकि क्षत्रिय रानी से उत्पन्न जो संतानें थी वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए, जिनमें 4 संतानें थी इनकी, भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह। हरिश्चंद्र और इनके इन चारों पुत्रों ने मिलकर मंडोर को जीता और उसे अपनी राजधानी बनाया। अब सबसे पहले हम
ब्राजील से शुरुआत करते हैं। मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से शुरू होती है? तो रज्जिल से शुरू होती है। इसके बाद नागभट्ट, ये रज्जिल के पोते थे और इस वंश के प्रथम पराक्रमी शासक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर दिया। नागभट्ट के पुत्र तात ने मंडोर में एक सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत किया। उसके बाद शिलुक आता है। इसकी दो रानियाँ थी, पद्मिनी और दुर्लभ देवी। रानी पद्मिनी से पुत्र बौक और रानी दुर्लभ देवी से पुत्र कक्कुक का जन्म हुआ था। बौक ने 1837 ईस्वी में जोधपुर प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई, जिसमें उनके वंश का विस्तृत वर्णन मिलता है। और बौक ने जोधपुर में कौन से तालाब का निर्माण करवाया, यह आप कमेंट करके बताना। अब बात आती है कक्कुक की। बौक के बाद उसका भाई कक्कुक शासक बना। उन्होंने 836 ईस्वी में घटियाला का शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। कक्कुक ने घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित करवाया। कक्कुक के बाद मंडोर के प्रतिहारों के बारे में सबसे अधिक प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अंतिम समय और सत्ता हस्तांतरण। चौहानों का प्रभाव देखो, प्रतिहारों पर चौहानों को भी प्रभाव था। 1145 ईस्वी के सहजपाल चौहान के मंडोर अभिलेख से पता चलता है कि 12वीं शताब्दी के मध्य तक यहाँ चौहान शासकों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इसके बावजूद मंडोर पर इंदा शाखा के प्रतिहारों का अधिकार बना रहा था कुछ समय के लिए। राठौड़ों का भी आधिपत्य हुआ था। जैसे 1385 ईस्वी में इंदा शाखा के प्रतिहार हम्मीर के निरंतर आक्रमणों से परेशान हो गए थे। इस स्थिति में प्रतिहारों ने मंडोर के दुर्ग को राव चूड़ा, जो राव वीरमदेव राठौड़ के पुत्र थे, राव चूड़ा या राव चूड़ा, उन्हें दहेज में दिया था और उनकी पुत्री से भी इनका राव चूड़ा का विवाह करवाया था। और इसके बाद से मंडोर पर राठौड़ों का शासन स्थापित हो गया था। इन्हें दहेज में दिया मिला था राव चूड़ा को ये प्रतिहारों का मंडोर शासन। अब बात करें हम सुवर्णगिरी जैसे जालोर दुर्ग की, तो इस दुर्ग का निर्माण मूल रूप से 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में माना जाता है। यह अरावली पर्वतमाला की एक ऊंची और खड़ी पहाड़ी पर स्थित है और यह किला मारवाड़, गुजरात और मालवा मार्ग को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख केंद्र था। और इसे सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कंचनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी चट्टानें जो है वो स्वर्णिम है। और मुस्लिम काल में इसे जलालाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आशापुरा माता का मंदिर है, मलिक शाह की दरगाह, तोपखाना मस्जिद, मानसिंह का महल, रानी का महल, अन्य विशेषताएं हैं। हालांकि हम दुर्गों के और मंदिरों के और महलों के बारे में अधिक विस्तार से हम अन्य वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ गया है तो पढ़ लेते हैं। अब जालोर, उज्जैन व कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार जो थे उनके बारे में पढ़ते हैं हम। ये प्रतिहार शासक मंडोर के प्रतिहारों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और डॉक्टर गौरीशंकर हिरचंद ओझा के अनुसार इनका जो विकास क्रम था वो 739 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों से भीनमाल छीना गया था। नागभट्ट प्रथम ने चावड़ा को हरा करके वहाँ पर अपने प्रतिहार शासन स्थापित किया था भीनमाल में। इसके बाद आबू, जालोर और उज्जैन पर अधिकार किया और उज्जैन को राजधानी बनाया था। फिर बाद में कन्नौज को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अब कन्नौज को किसने राजधानी बनाया था वो हम आगे पढ़ेंगे। अब नागभट्ट प्रथम से हम शुरू करते हैं, जिनका शासनकाल 730 से 760 ईस्वी तक रहा था। वह जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक था। उन्हें नागावलोक कहते थे और उनके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता था। उसके अधीन गुहिल, चौहान, परमार, राठौर, चंदेल, कलचुरी और चालुक्य जैसे कई सामंत थे। इतना शक्तिशाली था वो। और अरब लेखक अल बिलादुरी के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने सिंध के गवर्नर जुनैद को पराजित कर अरबों को सिंध से बाहर खदेड़ दिया था। इसकी पुष्टि कहाँ मिलती है हमें? नौसरी ताम्रपत्र से मिलती है। और इसे नागावलोक भी कहा जाता है, नारायण भी कहा जाता है, मलच्छों का नाशक भी कहा जाता है, क्षत्रिय प्रतिहार भी कहा जाता है, नारायण का अवतार भी कहा जाता है। और ग्वालियर प्रशस्ति में यह पुष्टि होती है कि उसे मलच्छों का नाशक नारायण के रूप में वर्णित किया गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें मलच्छों का नाशक नारायण कहा गया है।
अब राष्ट्रकूट संबंध, यानी कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था और नागभट्ट प्रथम को वहां प्रतिहार के रूप में नियुक्त किया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा का क्या मत है? उनके अनुसार नागभट्ट प्रथम ने ही जालोर दुर्ग, सुवर्णगिरी, सोनगढ़, जाबलीपुर या जलालाबाद और कांचनगिरी दुर्ग का निर्माण कराया था। जो इनके नाम है तो एक ही दुर्ग है ये, जालोर दुर्ग, तो इसका निर्माण कराया था नागभट्ट प्रथम ने, ऐसा कहते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। उसके बाद हम बात करते हैं कक्कुक की। तो 760 से 783 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। नागभट्ट प्रथम का भतीजा था, यानी कि भाई का पुत्र था, और उसने देवराज के साथ मिलकर या उसके समय में शासन किया था। देवराज की बात की जाए तो यह ककुस्थ का छोटा भाई था, कक्कुक का छोटा भाई था, तो ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया था। उसके बाद बात आती है हमें वत्सराज की। तो 783 से 795 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। वत्सराज शैव मत का अनुयायी था और उसने सम्राट तथा रणहस्तिन का मतलब होता है युद्ध का हाथी, तो रणहस्तिन जैसी महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की थी। और उसके दरबार में उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की और जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की थी, और ये प्रखंड विद्वान उन्हीं के दरबार में थे। वत्सराज ने ओसिया में महावीर स्वामी जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे पश्चिम भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। साम्राज्य विस्तार और संघर्ष की बात की जाए तो वत्सराज के समय कन्नौज के आधिपत्य को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों ने भाग लिया था उसमें, और त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जो लगभग 100 वर्षों तक चला था। शुरुआत वत्सराज के समय पर हुई थी और उसने पाल शासक धर्मपाल को द्वाप के युद्ध में पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित होकर उसे जाबारली दुर्ग वापस लौटना पड़ा। अंततः इस लंबे संघर्ष में अंतिम विजय नागभट्ट द्वितीय की हुई थी, जो वत्सराज के बाद शासक बने थे। वत्सराज के पुत्र थे ये नागभट्ट द्वितीय, जिन्होंने 795 से 833 ईस्वी में शासन किया था, और यह प्रथम प्रतिहार शासक था जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। भुजकला अभिलेख में इसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से संबोधित किया गया था। इनकी सैन्य उपलब्धियां क्या हैं कि इसके सामंत गुवक प्रथम ने सिंध के गवर्नर बेगवारिस को पराजित करने में सफलता पाई थी। नागभट्ट द्वितीय ने पुष्कर के प्रसिद्ध घाटों का निर्माण करवाया था। अंत में 833 ईस्वी में इन्होंने गंगा नदी में जल समाधि ली थी। फिर उनके पुत्र आए रामभद्र। 833 से 836 तक केवल 3 वर्ष तक शासन किया, और रामभद्र का बहुत ही कम शासन काल रहा था, और इसे प्रतिहारों की शक्ति का पतन काल माना जाता है। और मिहिर भोज ने अपने ही पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। मिहिर भोज या भोज प्रथम ने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया। मिहिर भोज प्रताप प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक था। इसके पिता रामभद्र और माता अप्पा देवी थी। ग्वालियर अभिलेख में इन्हें आदिवराह और दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभास पाटन या प्रभास की उपाधि मिली हुई है। अरबी यात्री सुलेमान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। सुलेमान ने इसके शासन को और इसके साम्राज्य जो था उसकी प्रशंसा की, और इन्हें यानी कि मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु कहा था, लेकिन साथ ही उसके विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की अत्यधिक प्रशंसा भी की थी। और मिहिर भोज प्रथम के अधीन कई महत्वपूर्ण सामंत थे, जैसे मंडोर के बाउक, गुहिल वंश के हर्षराज, कलचुरी शासक गुणाम्बोधी देव और कालिंजर के जयशक्ति चंदेल। स्कंद पुराण के अनुसार भोज ने अपने जीवन के अंतिम समय में सिंहासन त्याग कर अपने पुत्र महेंद्र को सौंप दिया था। उसके बाद महेंद्रपाल प्रथम आते हैं। महेंद्रपाल प्रथम के गुरु और राज दरबारी विद्वान कौन थे? एक प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे। राजशेखर की रचनाएं देखो एग्जाम में आती है, पूछते हैं। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, विध्वशाल भंजिका, हरिविलास, प्रचंड पांडव एवं भुवन कोश जैसी महान कृतियां हैं।
राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राजा और निर्भय नरेंद्र जैसी उपाधियों से विभूषित किया था। इसके अतिरिक्त उसकी राजकीय उपाधियां परम भट्टारक महाराज परमेश्वर भी मिली थी इन्हें। उसके बाद भोज सेकंड आते हैं 910 से 913 ईस्वी तक। इनके समय में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ था। बिलहरी अभिलेख के अनुसार चेदी सामंत कोकलदेव फर्स्ट ने भोज सेकंड को कन्नौज के सिंहासन पर बैठने में सहायता की थी। अब महिपाल प्रथम की बात करते हैं। खजुराहो अभिलेख के अनुसार क्षितिपाल देव ने अपने भाई भोज द्वितीय को हराकर सत्ता प्राप्त की और महिपाल प्रथम के राजगुरु क्षितिपाल देव जो थे उन्हें ही महिपाल प्रथम कहा गया है। और इनके भी राजगुरु जो दरबारी कवि थे, दरबारी विद्वान राजशेखर ही थे। राजशेखर द्वारा दी गई उपाधियां महिपाल प्रथम को क्या क्या दी गई? आर्यावर्त का महाराजा सतीराज और रघुकुल मुकुटमणि। उनके शासनकाल में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र थर्ड ने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन पर कब्जा कर लिया और कन्नौज को नष्ट कर दिया। 400 अभिलेख के अनुसार गुहिल सामंत भट्ट ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद फोर्थ को पराजित किया था। अरब यात्री अल मसूरी जो 915 ईस्वी में भारत आया था, उसने प्रतिहार राष्ट्रकूट संघर्ष की पुष्टि की है और महिपाल प्रथम एवं राष्ट्रकूट के बीच गहरी शत्रुता का वर्णन किया है। कहते हैं कि महिपाल प्रथम के समय में प्रतिहारों का पतन होना शुरू हुआ था। महिपाल प्रथम के उत्तराधिकारी महिपाल द्वितीय, फिर देवपाल, फिर विनायकपाल, फिर महिपाल द्वितीय, उसके बाद विजयपाल प्रथम और फिर राज्यपाल। 990 से 1019 ईस्वी तक राज्यपाल का शासन रहा था। इनके शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी ने 1018 और 1019 ईस्वी के आसपास में कन्नौज पर 2 बार आक्रमण किया था। इसके बाद बात करते हैं हम त्रिलोचन पाल की। तो 1019 से 1027 ईस्वी तक इन्होंने थोड़ा सा शासन किया और सबसे अंतिम शासक था इनका यशपाल, जिन्होंने अंतिम समय में 1093 के आसपास में लगभग शासन किया था। और 1093 ईस्वी में इनके सामंत गढ़वाल नरेश चंद्रदेव ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया था। इस घटना के साथ ही प्रतिहारों का पतन हो गया और कन्नौज में एक नवीन गढ़वाल वंश की स्थापना हुई थी। तो प्रतिहारों का प्रथम शासक, प्रतिहारों का पितृ हंता और प्रतिहारों का अंतिम शासक, ये अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। और नागभट्ट प्रथम के बारे में और मिहिरभोज के बारे में भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिहारों का आदि पुरुष और मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र, जिन्हें रोहिल्लादि की उपाधि प्रदान थी। और प्रतिहारों के बारे में बताने वाले जो भी शिलालेख है वो याद कर लेना आप। एंड प्रतिहारों का अंतिम शासक और मिहिरभोज प्रथम के बारे में और कौन कौन से अरबी यात्री आए थे उनके बारे में, और प्रतिहारों को किस प्रतिहारों को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, ये भी आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी प्रतिहारों के बारे में बस यही नोट्स थे। इसके अगले वीडियो में हम इससे संबंधित MCQ पूछेंगे आपसे। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। थैंक यू वेरी मच।